हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि हमने भारतवर्ष उन्नति निबंध पढ़ लिया है, अब हम उस निबंध से महत्वपूर्ण जो कि पंक्तियां या तथ्य हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तथ्य हम देख लेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, एक सांस्कृतिक व्यंग्यात्मक निबंध है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका यहीं से बन गया। कौन सा निबंध है? तो व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1884 ईस्वी हरिश्चंद्र पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, इस किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1884। यह प्रश्न बन गया। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। वस्तुतः यह निबंध प्रकाशन पूर्व ही बलिया के ददरी मेले में सन 1884 ईस्वी में आर्य देशोपकारिणी सभा में भारतेंदु जी ने भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। इस कारण इस निबंध को बलिया व्याख्यान नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न एक और बन गया, बलिया व्याख्यान के नाम से जाना जाता है। अगली पंक्ति हम देख लेंगे। गौरतलब है कि बलिया का ददरी मेला भारत का सबसे बड़ा मवेशी मेला में दूसरा स्थान रखता है। देखिए, ये प्रश्न एक और अगला प्रश्न बन गया। बलिया का ददरी मेला भारत का सबसे बड़ा मवेशी मेला दूसरा स्थान रखता है। भारत में सबसे बड़ा मवेशी मेला दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेंगे। भारतेंदु का यह भाषण बहुत प्रसिद्ध रहा। इसमें बलिया के लोगों को संबोधित किया गया था। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। इस निबंध में भारत के लोगों की खामियां, उसको सजग करना, ब्रिटिश सत्ता पर व्यंग तथा उसके कार्यों की सराहना आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें लोगों को जागृत करना और उनकी खामियां बताकर उन्हें उनके कार्यों को सराहना आदि का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेंगे। इस निबंध में भारतवर्ष की उन्नति में बाधक आलस्य पर करारा व्यंग किया गया है। साथ ही लेखक ने यहाँ के लोगों को इंग्लैंड से कर्मशीलता की सीख लेने की सलाह दी है। ठीक है, भारतवर्ष के लोगों को उन्होंने आलस्य के ऊपर कहा है कि इतने आलसी मत बनो, और लेखक ने उदाहरण देते हुए इंग्लैंड की कर्मशीलता की सीख दी है। ठीक है, कि वहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, कितने कर्मशील हैं, और भारतवर्ष की उन्नति में बाधक जो आलसी लोग हैं, यह कुछ नहीं कर पा रहे हो आप लोग। इस तरह का व्यंग उन्होंने भारतवर्ष की उन्नति के लिए लोगों को कहा लेखक ने। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। निबंध में धर्म की उन्नति और सर्वोपरि बताया गया है और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की सलाह दी है। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, छुआछूत, अछूत, सामाजिक कुरीतियाँ, जो भी सांस्कृतिक कुरीतियाँ हैं, उन सभी को दूर करके एक मिलकर जुट रहिए, इन सभी को भारतेंदु जी ने कहा है। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। भारतेंदु जी ने इस निबंध में पेंशन, वजीफा, नौकरी का लालच छोड़कर स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। देखिए, भारतेंदु जी ने कहा है पेंशन, इन सभी वजीफा, नौकरी के लालच में मत भागो, अपना खुद का स्वयं रोजगार स्थापित करो और खुद अपना आत्मनिर्भर बन के खुद अपना रोजगार स्थापित करो। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का विश्वासन करते हुए अपनी भाषा को प्रतिष्ठित किया गया है। मतलब अपनी भाषा का प्रयोग करो, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का विश्वास मत करो। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। इस निबंध में भारतेंदु जी ने जाति, धर्म और संप्रदाय का मतभेद मिटाने का भी संदेश दिया है। छुआछूत मत मानो, जाति भेद मत मानो, इस तरह भेदभाव को बढ़ावा मत दो और एकजुट मिलकर रहो। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेंगे। इस निबंध की शुरुआत छोटे से नगर बलिया में एक जगह लगभग सभी लोगों के इकट्ठा होने और भाषण को सुनने से होता है। ठीक है, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर इस भाषण को सुनते हैं जो भारतेंदु जी ने लिखा है।
तत्कालीन बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट साहब राय बहादुर थे, जिसकी तुलना अकबर से की गई है, तथा चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारीलाल की तुलना क्रमशः अबुल फजल और टोडरमल से लेखक ने किया है। ठीक है, तो इन सभी को जो राजा थे वहाँ के रॉबर्ट राजा, उनकी तुलना अकबर से कर दी, और चतुर्भुज दो मुंशी थे, उनकी तुलना भी अबुल फजल और टोडरमल से लेखक ने की है कि यह इस तरह के लोग हैं। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। भारतेंदु जी ने इस निबंध में 3 मेढक की बातचीत के द्वारा हिंदुस्तान की प्रजा की दशा का वर्णन चित्रण किया है। ठीक है, तो यह पंक्ति हम देख लेते हैं। परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, हो सकता है। 3 मेढक एक के ऊपर बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गमसम, सबसे नीचे वाला बोला पुकारा गए हम। जो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है। ठीक है, गए हम। तो भारतेंदु जी कहना चाहते हैं कि कुछ अपना आगे बढ़े हिंदुस्तान, ऐसा कोई कार्य करो, आलस को छोड़ो, इस तरह का वह लोगों को संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेंगे। हिंदुस्तान की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए भारतेंदु जी भागवत के श्लोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। ठीक है, तो एक भागवत में श्लोक था, उसके द्वारा भारतेंदु जी इन्हें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, एक बार मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस संसार में आए हो तो कुछ अच्छा कार्य कर कर ही जाओ और अपनी आत्मा को तृप्त करो, और अगर वह कुछ नहीं कर सका तो आत्महत्या रही बन जाएगा। बस यही हिंदुस्तान की जो लोगों द्वारा सुनी गई, देखी गई, उस तरह की बातें भारतेंदु जी इनको कहते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। अगली पंक्ति हम देख लें। भारतेंदु जी अंग्रेजों के राज्य को अच्छा बताते हुए हिंदुस्तानियों की उन्नति न करने को सबसे बड़ा अभाग या परमेश्वर का कोप बताते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक, काठ के उल्लू, पिंजरे के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्त फिर कमबख्त ही है। मतलब अगर हम मेढक ही बने रहें, काठ के उल्लू ही बने रहें, या पिंजरे में बंद ही रहें तो कोई उन्नति नहीं हो सकती, फिर हमारा कुछ कार्य नहीं होगा और ना ही हमारे देश की उन्नति होगी। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। इस निबंध में भारतेंदु जी ने आलस्य को बढ़ते देख मलुकदास ने निम्न दोहों का उद्धृत किया है। ठीक है, तो मलुकदास का एक दोहा इन्होंने भारतेंदु जी ने पेश कर दिया है। भारतेंदु जी ने जो आलसी हैं उनके प्रति, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, तो यह पंक्ति उन लोगों के लिए है जो भारतेंदु जी के आलसी लोगों के लिए, जो कुछ नहीं कर रहे हैं भारत की उन्नति के लिए। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। भारतेंदु जी हिंदुस्तान की दुर्दशा का चित्रण करते हुए इसकी तुलना दरिद्र कुटुंबी द्वारा अपनी इज्जत बचाने से और लाजवंती बहू के फटे कपड़ों में अपने अंगों को छिपाए रखने से की है। ठीक है, तो भारत की, हिंदुस्तान की दुर्दशा भारतेंदु के बारे में भारतेंदु जी कहते हैं कि इतनी लाज लज्जा आती है उन्हें कोई काम करने में या कुछ कार्य करने में कि अपने आप को लाज आती है। ठीक है, जैसे कोई फटे कपड़े पहन लिए हो और शर्माते हैं कोई भी कार्य करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगला पंक्ति हम देख लेते हैं। भारतेंदु जी ने मुर्दम शुमारी का रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान में मनुष्य दिन दिन बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमता जा रहा है। मतलब हिंदुस्तान में
मनुष्य की आबादी तो बढ़ रही है पर रुपया दिनों दिन घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के लोग अपना स्वयं का रोजगार या स्वयं का आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से रुपया दिन दिन घटता जा रहा है। अगली पंक्ति हम देखते हैं। भारतेंदु जी अंग्रेजों की उन्नति के बारे में बताते हैं कि उसके यहाँ धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इसी कारण उसकी दिन दिन उन्नति होती है। अंग्रेज लोग जो उनके बारे में कहते हैं कि वह धर्म और राजनीति परस्पर दोनों को मिलाकर चलते हैं ताकि उनके देश की उन्नति हो। इस प्रकार भारत में भी ऐसा होना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं। निम्न निबंध में भारतीय त्योहारों को मनाने के पीछे के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए वास्तविक धर्म को परमेश्वर के चरण कमल का भजन कहा गया है। ठीक है, भारतेंदु जी ने कहा है कि जो त्यौहार मनाते हो आप, वह केवल वास्तविक दिखावा नहीं, केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन करना ही उचित है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेंगे। भारतेंदु इस निबंध में हिंदू के अलावे मुस्लिम तथा अन्य महजबों के लोगों से भी आलस्य त्यागने की अपील करते हैं। मतलब भारतेंदु जी सभी हिंदू मुस्लिम सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि अपना आलस्य त्यागो। ठीक है, आत्मनिर्भर बनो, अपना स्वयं का कार्य करो, आलसी मत बनो। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लें। भारतेंदु जी भारतवर्षोन्नति के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंगाली मराठी पंजाबी मद्रासी जैन आदि सभी को एकजुट होकर रहने की बात करते हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि सभी हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई हो, भले कोई भी जाति से धर्म से हो, सब एकजुट मिलकर रहोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आपकी दिनों दिन उन्नति होगी। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। भारतेंदु जी भारत का पैसा विदेशों में जाने से चिंतित होते हुए कहते हैं, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड फ्रांसिस जर्मनी अमेरिका को जाती है। ठीक है, तो वहाँ आयात निर्यात में जो वस्तुएं आती जाती है अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, इस तरह की चीज़ें भारत मंगाते हैं। तो भारत का पैसा जो है वह इन सभी देशों में या विदेशों में जा रहा है, न कि हमारे देश में। अगर हम हमारे देश में यह सारी चीज़ें बनाना चालू कर दें तो हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, विदेश में नहीं जाएगा। यह सब भारतेंदु जी ने इस निबंध में कहा है। निबंध में हिंदुस्तानियों द्वारा पहने गए पोशाकों को विदेशी बताते हुए कहा गया है कि मार्किन की धोती अमेरिका से, लकलाट का अंगा इंग्लैंड से, अंगा मतलब बुशर्ट या शर्ट, कंघी फ्रांसिस की है तथा अगरबत्ती जर्मनी की है जो चर्बी की बनी हुई है। ठीक है, तो यह सभी वस्तुएं जो आप लोग हिंदुस्तान में विदेशों से आ रही है, तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। इसलिए भारतेंदु जी कहते हैं कि अपना खुद की वस्तुएं, ज़रूरत की वस्तुएं खुद ही बनाओ और खुद ही उपयोग करो ताकि अपनी चीज़ों, अपने भारत का पैसा अपने देश में ही रहे। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। निबंध के अंत में भारतेंदु जी भारत की उन्नति कैसे हो इसकी सीख देते हुए कहते हैं, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी बातचीत करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। भारतेंदु जी कहते हैं कि एक सीख देते हैं कि कुछ भी करो, किताब पढ़ाई करो, भली खेल खेलो, वैसी बातचीत करो, अपनी भाषा में बातचीत करो, अपनी भाषा का उपयोग करो, परदेसी वस्तुओं का उपयोग मत करो, अपनी ज़रूरत की चीज़ों खुद बनाओ, खुद उसका उपयोग करो ताकि देश की उन्नति होगी। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। वस्तुतः इस निबंध से जो निष्कर्ष निकलता है वह मुख्य रूप से यह है, देश की व्यवस्था भारतीय अमीरों की सोच
आलस्य और नींद का त्याग, धर्म का सही अर्थ का ज्ञान, स्वदेशी वस्तुओं और भाषाओं का उपयोग और प्रयोग, देश का विकास, आपसी बैर त्याग कर एकत्व भाव, धर्म की उन्नति, हिंदुस्तान की दशा का वर्णन। इन सभी चीज़ों को बताया गया है कि धर्म का सही अर्थ का ज्ञान, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, भाषाओं का उपयोग, देश का विकास, आपसी बैर को त्याग कर एक साथ मिलजुल कर रहना, धर्म की उन्नति के बारे में सोचना और हिंदुस्तान की दशा, इन सभी का वर्णन इसमें हमें मिलता है भारतेंदु जी के निबंध में। अंतिम पंक्ति हम देख लेते हैं। भारतेंदु जी के इस निबंध की भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। शुरुआती खड़ी बोली का असर है। इसमें प्रभावशाली व्यंग्यों का भी प्रयोग है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में प्रभाव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसमें खड़ी भाषा भी है और प्रभावशाली व्यंग्य भी है। कुछ मुहावरों का उपयोग भी किया है भारतेंदु जी ने इस निबंध में। ठीक है, तो यह हो गई महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं पंक्तियों के रूप में या वाक्य के रूप में। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।